नमस्कार दोस्तों, एथिक्स मेंस की सीरीज में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ बेसिक चीज़ें और रह गई हैं। उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रबोधक संप्रेषण। अभी हमारे 2 टॉपिक और रह गए हैं। मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, तो वो कारक कौन से हैं? मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले उसमें एक कारक आता है आवश्यकता की पूर्ति। देखो, मान लो किसी की कोई मनोवृत्ति है और बहुत ही जड़ मनोवृत्ति है जो आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकती, लेकिन आवश्यकता एक ऐसी चीज है जो उस मनोवृत्ति में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, प्योर शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन वो अब एक ऐसे देश में फंस गया है जहां अत्यधिक मांसाहार भोजन का प्रचलन है। तो अब उसे मजबूर होकर वह मांसाहार भोजन खाना पड़ेगा। तो आवश्यकता में परिवर्तन आने से मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यही बात हम यहां समझ रहे हैं कि जो मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें आवश्यकता की पूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, दूसरा समझो। दूसरा है आनुवांशिक। दूसरा कौन सा है? आनुवांशिक। देखो, हमने क्या समझा था कि जो मनोवृत्ति हमारी है वो कहीं ना कहीं जन्मजात भी होती है, आनुवांशिक भी होती है। माता पिता से बच्चों में उनके गुण ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं और बच्चे उसको अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोवृत्ति वाला गुण या उनकी सोच विचार भी कुछ मात्रा में या आंशिक मात्रा में पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता होगा। तो ये भी कारक हो गया, आनुवांशिक कारक। देखो, एक कारक और है, तीसरा कारक क्या हो सकता है? शारीरिक विकास। देखो, किसी बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास किस तरह से हुआ है, ये बात भी बहुत हद तक डिपेंड करती है कि उसकी मनोवृत्ति कैसी होगी, वह किन परिस्थितियों में पला है, उसे किस तरह से रखा गया है, उसे किस तरह के समूह मिले, परिवार मिला, माहौल मिला, उस तरह से उसकी मनोवृत्ति बनेगी। ठीक है, तो ये भी एक कारक हो सकता है। चौथा कारक क्या हो सकता है? पूर्वाग्रह। चौथा क्या हो सकता है? पूर्वाग्रह हो सकता है। पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि देखो, एक पुरानी सी धारणा जो पहले से चली आ रही है और उसे हमने बिना तथ्य की कसौटी पर कसे हुए ऐसे ही मान लिया। तो देखो, पूर्वाग्रह है, ठीक है, कि हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। अगर पूर्वाग्रह है तो उस व्यक्ति की मनोवृत्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पूर्वाग्रहों का बहुत अत्यधिक ही प्रभाव पड़ता है मनोवृत्तियों पर, और पूर्वाग्रह भी आसानी से परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो बेसिकली क्या है? ये मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, ये हमने ये लास्ट में ये समझना था, इसलिए हमने इसको समझ लिया। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो दोस्तों, एक चीज और समझ लेनी है। मनोवृत्ति जो होती है उससे कुछ हानियां भी होती हैं। देखो, लाभ तो होते हैं, महत्व होता है कि हम प्रशासन में परिवर्तन कर सकते हैं, अपन जनभागिता बढ़ा सकते हैं, लाभ तो होते हैं, लेकिन कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां क्या होती हैं समझ लेंगे अपन अच्छे से। हानियां क्या होती हैं? देखो, हानियां क्या होती हैं कि मनोवृत्ति जो होती है वो रूढ़िवादिता को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? रूढ़िवादिता को। रूढ़िवादिता को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि देखो, मनोवृत्ति व्यक्ति कहां सीखता है? परिवार के माहौल में सीखता है, और परिवार के माहौल में कुछ ना कुछ रूढ़िवादिताएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, जो कि हमारे आधुनिक समाज के लिए सही नहीं है बेसिकली। तो ये मनोवृत्ति क्या है? एक तरह से हानि है। ठीक है, ये हाँ है, ठीक है, हानि है। समझ में आ रहा है? देखो, एक तो होगी रूढ़िवादिता, और क्या करती हैं? पूर्वाग्रह को जन्म देती हैं।
व्यक्ति में नए नए प्रकार के पूर्वाग्रह बन जाते हैं। मनोवृत्तियां पूर्वाग्रह को बहुत अधिक बल देती हैं ठीक है, ये अपन समझेंगे आगे पूर्वाग्रह क्या होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, व्यक्ति में लचीलापन बहुत कम हो जाता है। लचीलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। व्यक्ति ना मानसिक रूप से बहुत कठोर हो जाता है किसी सोच के प्रति। मान लो वो अपनी समुदाय के प्रति हो जाता है, उसे लगता है कि हमारा जो समुदाय है वो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट समुदाय है और इसमें ये चलेगा वो चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने समुदाय के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लचीलापन बहुत कम हो जाता है। व्यक्ति नए विचारों को सहज ढंग से स्वीकार नहीं कर पाता है। क्यों? मनोवृत्ति के कारण। मनोवृत्ति क्या करती है, व्यक्ति में लचीलेपन को बहुत कम कर देती है। और एक क्या हो जाएगा, व्यक्ति क्या ही हो पाता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु है, वस्तु को उसके गुण दोषों के आधार पर देखना, ना कि उसे सामाजिक दबाव या अपनी आंतरिक मनोवृत्ति के हिसाब से देखना। आ रहा समझ में? हमें वस्तु को उसके गुण दोषों के हिसाब से देखना है, किसी के कहने पर नहीं आना है। लेकिन मनोवृत्ति क्या करती है, वस्तुनिष्ठता को क्या कर देती है, वस्तुनिष्ठता को क्या कर देती है, बहुत कम कर देती है, कम कर देती है। तो ये क्या होगी, ये मनोवृत्ति की हानि होगी बेसिकली। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही मस्त टॉपिक है और अपन फुल जोश में पढ़ेंगे इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से शुरू करेंगे। चलो, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है प्रबोधक संप्रेषण। प्रबोधक संप्रेषण। ठीक है, क्या होता है प्रबोधक संप्रेषण? प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है, नाम बड़ा अटपटा सा लग रहा है। क्या होता है प्रबोधक संप्रेषण? तो देखो बॉस, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है प्रबोधक, एक है संप्रेषण। देखो, प्रबोधक तो नहीं जानते क्या होता है, लेकिन ये जानते संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण क्या होता है कि सूचनाओं को, विचारों को हमें एक व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, क्या होता है, संप्रेषण होता है। क्या बोल सकेंगे इसको, क्या बोल देंगे, सूचना या विचारों को व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, सूचना विचारों को व्यक्ति तक पहुंचाना क्या होता है, संप्रेषण कहते हैं। या बोलते हैं ना कि हम अपने चैनल को संप्रेषित कर रहे हैं आपकी तरफ, आपके यहाँ ये चैनल संप्रेषित हो रहा है, इसलिए तो आप हमको देख पा रहे हो। तो संप्रेषण मतलब क्या होता है कि सूचना या विचारों को व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, और प्रबोधक मतलब क्या होता है, प्रबोधक मतलब क्या होता है, जो सूचना है हमारे पास। प्रबोधक मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो सूचना है बॉस, उस सूचना के माध्यम से, उस सूचना के माध्यम से जो व्यक्ति है, जो लक्ष्य व्यक्ति है, जिसको लक्ष्य किया है, जिसको टारगेट किया है, जो लक्ष्य व्यक्ति है, जो लक्ष्य व्यक्ति है उसकी मनोवृत्ति या विचारों में अपेक्षित परिवर्तन करना। इसका मतलब क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखना। प्रबोधक का मतलब होता है सूचना के माध्यम से लक्ष्य व्यक्ति की मनोवृत्ति या विचारों में अपेक्षित परिवर्तन करना। क्या करना, जो हमारे लक्ष्य व्यक्ति है, जिसको मैं टारगेट किया है, उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी मनोवृत्ति है या उसके जो विचार हैं, उसकी मनोवृत्ति है या उसके विचार है, उसमें क्या करना, अपेक्षित परिवर्तन करना। अपेक्षित परिवर्तन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबोधक संप्रेषण अच्छे से पढ़ना है आज। प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है कि देखो, मान लो किसी की कोई मनोवृत्ति है, ठीक है, तो हम प्रबोधक संप्रेषण के माध्यम से उसकी उस मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर देंगे उसको। ठीक है, कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ये प्रबोधक संप्रेषण है क्या, बिल्कुल एक लाइन में बोलूं, एक लाइन में। ठीक है, बिल्कुल अगर एक ही लाइन में बोलूं, समझ में आ रहा है? देखो, तो अपनी बात मनवाने का तरीका है ये। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो,
इसको मिटा दूं। चलो इधर लिखता हूं मैं, प्रबोधक संप्रेषण। बेसिकली क्या है, ये अपनी बात को मनवाने का क्या है, तरीका है। तरीका से लिखते हैं, ये अपनी बात को मनवाने का एक तरीका है। सिंपल भाषा में अपनी बात को मनवाने का तरीका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रबोध संप्रेषण एक ऐसी विधि है जिससे हम किसी व्यक्ति के विचारों को अपेक्षित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं या व्यक्ति की मनोवृत्ति को अपेक्षित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, अगर इसको परिभाषा के रूप में लिख देंगे तो एक परिभाषा ये भी सकती है कि ये एक ऐसी विधि है, ठीक है, जिसमें प्रबोधक संप्रेषण करता, अब कर्ता जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है। समझेंगे बात को। देखो एक ऐसी विधि है जिसमें प्रबोधक संप्रेषण करता, प्रबोधक संप्रेषण करता लक्ष्य व्यक्ति के विचारों या मनोवृत्ति में, के विचारों या किसमें, मनोवृत्ति में अपेक्षित परिवर्तन करता है। क्या करता है? अपेक्षित परिवर्तन। देखो परिभाषा लिखनी बहुत जरूरी है एमपीपीएससी में। अगर ये लिखने है तो देखो 3 नंबर के हिसाब से परिभाषा लिखनी है, ठीक है, 1-2 विधि लिखनी है, काम बन जाएगा। 5 नंबर में आएगा परिभाषा, प्रकार, विशेषता, सब लिखना है। देखो जगह लिमिटेड रहती है उस एग्जाम पेपर में, लेकिन हमें उसी जगह में उस 4-5 लाइनों में इतना बेस्ट लिखना है कि हमारी कॉपी अलग से चेक हो, क्योंकि 15,000 के आसपास बच्चा मेंस लिखेगा और हमें कुछ क्या करना है, नवाचार करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कोचिंग की भीड़ में नहीं घुसना है, कुछ नया करना है। ठीक है, देखो तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि ये एक ऐसी विधि है जो जिसमें प्रबोधक संप्रेषण करता लक्ष्य व्यक्ति, जो हमारा लक्ष्य व्यक्ति, इसको मैंने लक्षित किया गया कि देखो इसका मन चेंज करना है, लक्षित व्यक्ति की मनोवृत्ति और विचारों में अपेक्षित परिवर्तन करता है। क्या करता है? अपेक्षित परिवर्तन करता है। और वो अपने लिए किस किस साधन का उपयोग करेगा? देखो या तो वो उससे बात करेगा या वार्तालाप करेगा, ठीक है, या वो उसे फोन कर सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो से भी कर सकता है, ऑडियो वीडियो से भी हो सकता है। देखो ऑडियो वीडियो हो सकता है। देखो आपने, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको मिटा दो, मिटाओ इसको पूरे को। आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा? यूट्यूब पर देखा होगा। यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोटिवेशन देने वाले लोग हैं मोटिवेशन देने वाले लोग। एक नाम भी है, नाम क्या? संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी जी क्या करते हैं? मोटिवेशन देते हैं। तो देखो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो अपनी बातों से क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर के जो विचार हैं, वो मनोवृत्ति है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। यदि हम उनको बहुत लगातार सुनते रहेंगे ना तो बिल्कुल दिमाग ना ऐसा काम करता है कि आज जरा क्या कर दूं, मतलब मैं आज ये कर दूं, वो कर दूं, होता है ऐसा। बेसिकली वो एक प्रबोधक संप्रेषण करता है जो अपने विचारों से आपकी मनोवृत्ति को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। इसे बोलते हैं प्रबोधक संप्रेषण। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबोधक संप्रेषण की विशेषताएं। ठीक है, विशेषता क्या हो? विशेषताएं इसकी देखेंगे। सबसे पहली विशेषता देखेंगे कि इसमें जो तथ्य दिए जाते हैं वो बहुत तार्किक होते हैं। जब कोई व्यक्ति
आपकी मनोवृत्ति को चेंज करना चाहता है तो वो आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताएगा, ऐसे ऐसे फैक्ट जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे कि देखो भाई ऐसा भी होता है। अब बोलोगे अच्छा है ऐसा होता है ऐसा। तो तथ्य दिए जाते हैं, वो भी कैसे, तार्किक तथ्य दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है कि वो एक विशेष मनोवृत्ति के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट मनोवृत्ति के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी एक विशेष मनोवृत्ति को कर लेता है टारगेट कि देखो बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है, अब इसको पढ़वाना है, तो पढ़ने के लिए वो ऐसे ऐसे तर्क देगा आपको, देखो ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और उसके लिए वो क्या करेगा, विशेष तरह के तार्किक तथ्य देगा, और वो आपकी उस विशिष्ट मनोवृत्ति को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, उसको चेंज करना चाह रहा है। और इसके लिए क्या करेगा वो, इसके लिए क्या करेगा, एक विशिष्ट व्यक्ति लेके आएगा, विशिष्ट व्यक्ति लेके आएगा, और ये विशिष्ट व्यक्ति कौन होगा, उसी क्षेत्र से संबंधित होगा, जो आपको क्या करेगा, आपको ज्ञान देगा। समझ में आ रहा है। और देखो इसके लिए साधन चौथा देख लेंगे, 4th नंबर का। तो साधन बेसिकली क्या प्रयोग करेगा, साधन दो हो सकते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। या तो आपसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट बात करेगा, पर्सनली जाके बात करेगा, या फिर आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपको फोन करके बोलेगा, या आपको वीडियो के माध्यम से बोलेगा कि देखो आपको पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। तो विशेष रूप से एक विशेष मनोवृत्ति के लिए, विशिष्ट मनोवृत्ति के लिए विशिष्ट व्यक्ति द्वारा तार्किक तथ्य देकर आपकी मनोवृत्ति को चेंज किया जाता है। और प्रबोधक संप्रेषण हम किस लिए पढ़ रहे हैं, जिससे हम उन व्यक्तियों की मनोवृत्ति को भी परिवर्तित कर सकें जो हमारी समाज की मुख्य धारा में नहीं चल पा रहे हैं। ओके, तो उनके लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। चलो विशेषता कंप्लीट हो गई। अब देखो अब क्या पढ़ना है अपन को, अब अपन को पढ़ना है प्रबोधक संप्रेषण के निर्धारक। देखो बॉस, जो ये प्रबोधक संप्रेषण होता है उसका निर्धारण कौन करता है। कब प्रबोधक संप्रेषण होगा, जब ये निम्नलिखित बातें होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो प्रबोधक संप्रेषण ऐसी नहीं है, किसी की मनोवृत्ति ऐसे ही परिवर्तित नहीं हो जाती। मनोवृत्ति बनने में कम से कम 1-2 साल या आधा जीवन लग जाता है, और उनमें परिवर्तन होना आसान नहीं है। तो वो कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, निर्धारक तत्व हैं जो क्या कर रहे हैं, जो मनोवृत्ति परिवर्तन कर रहे हैं। तो प्रबोधक संप्रेषण के क्या निर्धारक तत्व हैं, ठीक है, वो अपन बेसिकली पढ़ रहे हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हो जाएगा प्रबोधक संप्रेषण कर्ता। देखो प्रबोधक संप्रेषण करता, देखो अगर आपको किसी का प्रबोधक संप्रेषण करना है, मतलब स्वयं के विचारों से उसके विचारों को चेंज करना है, यदि आपको किसी का प्रबोधक संप्रेषण करना है तो आपके पास सबसे अच्छा कौन होना चाहिए, प्रबोधक संप्रेषण करता, जो अच्छे से कर सके प्रबोधक संप्रेषण। ये जो व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये व्यक्ति आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये व्यक्ति कैसा आकर्षक होना चाहिए, ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। एकदम मैं सड़ा जाता हूं, इस साइड से लिखूंगा, विश्वसनीय होना चाहिए। देखिए बॉस, यदि प्रबोधक संप्रेषण करता बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, बहुत ज्यादा आकर्षक है, तो क्या होगा, देखो हम उसकी बात को बहुत ज्यादा मानेंगे। जैसे मान लो कोई डॉक्टर आपको सलाह देगा कि देखो आपको ये चीज नहीं खानी है, तो आप उसे नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक विश्वसनीय व्यक्ति है उस क्षेत्र में, और एक कहीं आपका दोस्त कह रही है आपको ये चीज नहीं खानी, तो आप जरूर उस चीज को खाओगे। ऐसा करने में मजा आता है लोगों को। यदि विश्वास आपको हमारे ऊपर नहीं होगा तो आप हमसे क्यों पढ़ रहे हैं, आप हमसे नहीं पढ़ोगे। बोलोगे देखो एज नहीं है, कैसे पढ़ा रहे हैं। विश्वसनीय होना बहुत ही आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो प्रबोधक संप्रेषण करता विश्वसनीय होना चाहिए,
और आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक दो रूपों में, देखो, एक तो शारीरिक सुंदर, ये हो सकता है शारीरिक सुंदर हो, ठीक है, और एक हो उसमें समानता, एक होना चाहिए उसमें समानता, उसी क्षेत्र की समानता होनी चाहिए। देखो जैसे समझो, यदि मान लो कोई संप्रेषणकर्ता बहुत ज़्यादा आकर्षक है और वह शारीरिक रूप से सुंदर भी है, ठीक है, अगर वो बहुत सुंदर है तो लोग उसको देखेंगे, ठीक है, शारीरिक रूप से सुंदर भी है और समानता है उस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है और उसी क्षेत्र से वो संबंधित रखता है, मतलब उसी क्षेत्र से उसे समानता दर्शाता है। जिस क्षेत्र की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है वह उसी क्षेत्र से समानता दर्शाता है, तो शायद ऐसा होगा कि मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रबोधक संप्रेषणकर्ता की भूमिका बहुत अधिक होगी। कैसे, बात समझो अच्छे से। जैसे मान लो एक लिपस्टिक है, ठीक है, लिपस्टिक है। देखो लिपस्टिक का अगर किसी को ऐड करवाना है, अगर लिपस्टिक का ऐड करवाना है तो सबसे पहले क्या होगा, देखो वो मैरी कॉम और इधर ले लेंगे दीपिका, ले लेंगे, चलो दीपिका पादुकोण, ठीक है। अब बताओ यदि लिपस्टिक का ऐड करवाना है तो वो किसको लेंगे, मैरी कॉम को लेंगे या दीपिका पादुकोण को लेंगे? वो दीपिका पादुकोण को लेंगे। क्यों? क्योंकि दीपिका पादुकोण सौंदर्य प्रसाधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, सुंदरता में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मैरी कॉम क्यों लेंगे? मैरी कॉम उस क्षेत्र की नहीं है, मैरी कॉम बेसिकली एक दूसरे क्षेत्र में है, ठीक है। दीपिका पादुकोण सौंदर्य आकर्षण, ठीक है, एक वो अभिनेता रही है, ठीक है, तो अभिनेता रही नहीं है, रविता है वो, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण बेसिकली किसे ऐड करेंगे? लिपस्टिक का। देखो सुंदर भी है वो और उस क्षेत्र में समानता भी है, तो कहीं ना कहीं वो आकर्षक हो गई, ठीक है, और विश्वसनीय है क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो प्रबोधक संप्रेषणकर्ता का कार्य आसान हो जाता है। अगर तभी तो ऐड ज़्यादातर एक्ट्रेस क्रिकेटर वगैरह करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रबोधक संप्रेषणकर्ता वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अपन ने समझ लिया कि प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के निर्धारक तत्व, जो निर्धारक तत्व हैं जिससे प्रबोधक संप्रेषण हो सकता है, क्या है? जो निर्धारक तत्व प्रबोधक संप्रेषण हो सकता है, उससे पहले पढ़ लिया अपन ने, प्रबोधक संप्रेषण करता। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, देखो ध्यान समझना इसको, बात को। समझ में आ गया जी? थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा? चलो देखो दूसरा क्या है, दूसरा है संदर्भ की विषय वस्तु। क्या है? संदर्भ की विषय वस्तु, ठीक है। देखो बात समझना, एक तो बात ये हो गई कि एक प्रबोधक संप्रेषण करता है, ठीक है, और उसके पास क्या है? एक विषय वस्तु है, संदर्भ की विषय वस्तु। वो किस संबंध में उसको समझाना चाह रहा है, संदर्भ की विषय वस्तु हो गई, ठीक है। देखो एक बात समझना अच्छे से, इस बात को अच्छे से समझना। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी नॉलेजेबल भी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं। वो जिस टॉपिक में, जिस संदर्भ की विषय वस्तु को बोलेगा, उस विषय वस्तु को बोलेगा तब फर्क पड़ेगा। तो विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? किसी को अगर मान लो किसी का मन अपन को चेंज करना है, किसी का मन चेंज करना है, तो हमें कैसा बोलना होगा? हमें ऐसा बोलना होगा बॉस जो हमारे भावों को उत्तेजित करे। क्या करे? हमारे भावों को उत्तेजित करे। मतलब होता है ना कि फीलिंग के साथ बोलते हैं ना जब बहुत, तो हमारे भाव एकदम जग जाते हैं। और सबसे बड़ा पता है क्या होता है भाव? डर का भाव। डर ऑल आउट बेचने वाले ऐसे बताएंगे कि अगर एक भी मच्छर आपके घर के अंदर घुस गया, मान लो आपकी जान चलेगी। वो इतना डराते हैं आपको कि आपको ऑल आउट खरीद के ला के लगाना है, जबकि मच्छर इतने भी हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ होते हैं वो जो डेंगू वाले होते हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाएंगे जैसे एक ही मच्छर अंदर आ गया, मतलब सांप घुसाया घर के अंदर। तो वो डर दिखाते हैं और डर दिखा के अपने
प्रोडक्ट को बेचते हैं, उत्पाद को बहुत बेचते हैं वो, हमें आ गया। तो संदर्भ की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, जो हमारे भावों को उत्तेजित करे, ठीक, भाव को उत्तेजित करे। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, इसमें अपन बता सकते हैं कि अगर हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक, जो सकारात्मक और नकारात्मक बातें हैं, जो जिस प्रोडक्ट को अपन बेच रहे हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, तो यदि हम किसी विषय के बारे में बता रहे हैं, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें विशेष अनुपात में बताई जाए, तो व्यक्ति को विश्वास बढ़ जाता है कि देखो ये इतना % सही है, लेकिन इतना % अच्छा भी है, तो उनको थोड़ा सही रहता है, उन्हें कोई डाउट नहीं रहता है। तो विषय वस्तु में क्या बोल देंगे कि सकारात्मक एवं नकारात्मक बातें एक विशेष अनुपात में बताई जाए, तो व्यक्ति को विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ठीक है, व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट सही है। समझ में आ रहा है। एक क्या हो सकता है, देखो 2 पढ़ लिए अपन ने, तीसरा लक्ष्य श्रोता गण। देखो अब मनोवृत्ति किसकी प्रगति करनी है, इसकी, लक्ष्य श्रोतागण जो सुन रहा है, इसी का करना है बेसिकली प्रबोधक संप्रेषण, अपने विचारों से इसके विचारों को चेंज करना है। तो लक्ष्य श्रोतागण कैसा होना चाहिए, देखो यदि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, समझना बात को, यदि वो बहुत ज़्यादा ही आक्रामक है तो वो आपकी बातों को ज़्यादा सुनेगा नहीं, वो आपकी बातों को काटेगा आपकी बातों को। और यदि वो बहुत विनम्र स्वभाव का है, बहुत ही विनम्र है, ठीक है, विनम्र है, तो वो आपको सुनेगा, आपके बात सुनेगा और उसको फॉलो भी करेगा। इसलिए बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्ति बातों को बहुत गहराई से भी सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत विनम्र होते हैं। और एक बहुत ही कम एज का बालक, जो भी टीनेजर्स है, वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं, वो आप उसे कितना भी समझा लो नहीं सुनेगा। और एक बात समझो, श्रोतागण, अगर मान लो श्रोतागण की उम्र बहुत ज़्यादा है, मान लो 70+ है, तब उस पर प्रबोधक संप्रेषण का कोई असर ही नहीं होगा। असर होगा लेकिन उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, फिर उसके बाद थोड़ा सा समझ भी कम हो जाती है, तो फिर उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा बॉस, नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये कहानी हो गई। देखो अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, प्रबोधक संप्रेषण के निर्धारक तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, प्रबोधक संप्रेषण कर्ता, फिर उसके बाद पढ़ा था अपन ने संदर्भ की विषय वस्तु, फिर लक्ष्य श्रोता गण पढ़ा था। देखो समझ में आ रहा है। और अब अपन पढ़ रहे हैं संप्रेषण की विधि। लास्ट क्या पढ़ रहे हैं, संप्रेषण की विधि, ठीक है। अब बात समझना। अब मान लो किसी बंदे का प्रबोधक संप्रेषण करना ही करना है, उसका मन चेंज करना ही करना है अपने विचारों से, तो उसमें विधि कौन सी उपयोग की जाए। देखो अब मान लो जाके हम प्रत्यक्ष विधि से बात करें, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब बताओ इन 2 विधियों में से कौन सी विधि कारगर होगी। यदि मान लो कोई नेता है, किसी नेता को कोई वोट चाहिए, तो यदि मान लो उस घर से उसको वोट चाहिए, तो अगर ये वो मोहल्ले के बाहर से आवाज लगाएगी मुझे वोट दो, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष, वो वहां गया नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो घर में जाके व्यक्तिगत रूप से उसे मिले, बोलो कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, व्यक्ति 100% उसी को वोट देगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से जाके मिला है। उसमें विधि कौन सी अपनाई है, प्रत्यक्ष अपनाई है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, केवल भाषा का उपयोग नहीं करना है विधि में, केवल भाषा का उपयोग नहीं करना है। यदि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं केवल बस बोलता चलूं कि देखो भाई ये होता है प्रबोधक संप्रेषण, ये मनोवृत्ति होती है, ऐसा मैं सिर्फ यहाँ खड़ा हो गया ऐसे बोलते चलूं रोबोट की तरह, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। हमें गैर भाषिक क्या चाहिए, गैर भाषिक संदेश चाहिए। इसको मिटाता हूं, गैर भाषिक संदेश या अभिव्यक्ति चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
गैर भाषिक अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक है, हम गैर भाषिक अभिव्यक्ति में क्या समझाएंगे? देखो, चेहरे के हाव भाव, सिर घुमाना, हाथ बताना कि देखो चलो, ऐसे मतलब एक तरह से हम शारीरिक हाव भाव का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं व्यक्ति का प्रबोधक संप्रेषण करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो संप्रेषण की विधि अपन ने क्या पढ़ लिया कि हमें प्रत्यक्ष रूप से जाके मिलना चाहिए और गैर भाषिक अभिव्यक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हो गया ये? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देखो, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अच्छे समझना। देखो, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, ये मिटा दूं मैं पूरा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रबोधक संप्रेषण की उपयोगिता। तो बेसिकली प्रबोधक संप्रेषण की उपयोगिता है क्या? क्या है, हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में क्यों है? बेहतर प्रशासन में, किसमें? बेहतर प्रशासन में। क्या होगा बेसिकली? बेहतर प्रशासन में। अब बात समझना कैसे कि प्रबोधक संप्रेषण के जरिए हम जनता और प्रशासन में एक सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम प्रबोधक, यदि मान लो कलेक्टर ऐसा है जो जनता को काफी अच्छे से बात कर लेता है, अच्छे से समझ लेता है, तो कहीं ना कहीं जनता की प्रशासन में भागीदारी बढ़ेगी और जिससे प्रशासन में उत्तरदायित्व व पारदर्शिता जैसे गुण बढ़ेंगे। ठीक है, ईमानदारी और भ्रष्टाचार में ईमानदारी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में बहुत ही कमी आएगी, बहुत ही कमी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो देखो, बेहतर प्रशासन करने में हमें प्रबोधक संप्रेषण एक बहुत बढ़िया माध्यम है। हम क्या करेंगे, यदि मान लो कोई कलेक्टर है, उन कलेक्टर के विचार बहुत अच्छे होते हैं और वो अपने विचारों से दूसरों के विचारों को परिवर्तित कर सकता है, तो जनता और प्रशासन में एक सकारात्मक बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड कल्याणकारी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बेहतर प्रशासन में। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा में। देखो, आज हमारे देश में दंगे होते हैं, नक्सलाइट बहुत ज़्यादा, आतंकवाद फैल रहा है। इन सबको हम प्रबोधक संप्रेषण से रोक सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले, या आई थिंक 3 महीने पहले, कश्मीर में एक आतंकवादी को एक आर्मी ऑफिसर ने सिर्फ बातों में लेके कि आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, ये छोड़ दे ये बंदूक, सिर्फ बातों में लेके उससे सरेंडर करवा लिया। क्यों? क्योंकि वो एक बेस्ट प्रबोधक संप्रेषण करता था, उसने अपने विचारों से उसके विचारों को परिवर्तित कर दिया। तो हम आंतरिक सुरक्षा को भी मैनेज कर सकते हैं, नक्सलाइट को खत्म कर सकते हैं। पढ़े लिखे युवा हैं वो लोग, आतंकवाद को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, हम मूवीज में भी देखते हैं कई बार। तो दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा में। तीसरा क्या हो जाएगा? देखो, तीसरा समझना है। तीसरा हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण में। पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में हो जाएगा। देखो, पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक सोच को उत्पन्न किया जा सकता है। किस कारण? प्रबोधक संप्रेषण के कारण। यदि मान लो कोई पर्यावरणविद है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट है और वह अच्छा प्रबोधक संप्रेषण करता है, तो वह लोगों में, जनता में पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक सोच को उत्पन्न करेगा, जिससे लोग अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएंगे। तो तीसरा क्या हो सकता है? पर्यावरण संरक्षण, इसका एक उपयोगिता हो सकती है। चौथा क्या हो सकता है? अरे यार, इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है परिवार नियोजन में। ठीक है, परिवार
नियोजन में। ये भारत की अभी बहुत बेसिक जरूरत है कि भारत अपना परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत अच्छे से चलाए। हम लोगों में प्रबोधक संप्रेषण के जरिए हमारे दो कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठा सकते हैं, जिससे हमारे भारत देश पर जनसंख्या का दबाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे भारत देश के संसाधन सीमित हैं, उन पर दबाव बढ़ेगा। यदि दबाव बढ़ेगा तो वो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएंगे, और यदि समस्त संसाधन खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा से रिस्टोर करने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है, जनता फिर बहुत अधिक भुखमरी और गरीबी का शिकार हो जाएगी। ठीक है, बात ध्यान समझना है कि परिवार नियोजन हम लोग कर सकते हैं। परिवार नियोजन के लिए जिन अधिकारियों को चयनित किया जाता है वो अच्छे प्रबोधक संप्रेषणकर्ता होते हैं। एक और समझ लो, लास्ट, इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाने के बाद एक और समझाता हूं। लास्ट है सामाजिक कुरीतियों के निवारण में। देखो बॉस, समाज में बाल विवाह है, फिलहाल सती प्रथा नहीं है पर कई जगह है। ठीक है, स्त्री शिक्षा है, बहुत सारी कुरीतियां हैं। इन सभी को हम प्रबोधक संप्रेषणकर्ता और प्रबोधक संप्रेषण विधि से दूर कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप भी अच्छे प्रबोधक संप्रेषणकर्ता बन के अपने आसपास के लोगों की मनोवृत्ति में कुछ ना कुछ परिवर्तन कीजिए। एक बेहतर नागरिक और बेहतर सामाजिक नागरिक होने के लिए आपका ये कर्तव्य है। ठीक है, इसको समझो। ये अपना हो गया, क्या हो गया? प्रबोधक संप्रेषण की उपयोगिता हो गई। देखो, अभी एक बात और समझनी है कि प्रबोधक संप्रेषण जो है उसके लिए कुछ बेसिक तकनीक यूज की जाती हैं। प्रबोधक संप्रेषण ऐसे ही नहीं हो जाता। प्रबोधक संप्रेषण के लिए कुछ बेसिक तकनीक यूज की जाती हैं। ठीक है, तो प्रमुख तकनीक पढ़ लेंगे। ठीक है, तकनीक का नाम क्या है? फुट इन डोर तकनीक, एमपीपीएससी में आया है। फुट इन डोर टेक्निक, ये तकनीक क्या होती है? फुट इनटू डोर टेक्निक। देखो, ये तकनीक क्या होती है कि मान लो हमें किसी बच्चे का प्रबोधक संप्रेषण करना है। ठीक है, करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसे एक आसान लक्ष्य देंगे। क्या देंगे? एक आसान लक्ष्य देंगे। ठीक है, बहुत मामूली सा लक्ष्य देंगे। यदि उस लक्ष्य के प्रति उसका प्रबोधक संप्रेषण करना है, और यदि मान लो उसने वो लक्ष्य पूरा कर लिया कि देखो मैंने तो ये पूरा कर लिया, और देखो यदि उसने लक्ष्य को पूरा कर लिया, भले ही वो लक्ष्य बहुत छोटा है लेकिन उसको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने लक्ष्य को पूरा कर लिया, तब जाके हम उसे क्या देंगे? एक बड़ा सा लक्ष्य देंगे। तो क्या देंगे? हम उसको एक बड़ा सा लक्ष्य देंगे। ये प्रबोधक संप्रेषण ज्यादातर स्कूलों में होता है। पहले स्कूल में क्या करते हैं? बच्चे को एक पेज का होमवर्क देते हैं, और जब वो उसको अच्छे से करके लाता है तब उसको 2-2 पेज का होमवर्क देते हैं, 3-3 पेज का होमवर्क देते हैं। तो ये टेक्निक यूज की जाती है, फुट इन डोर टेक्निक। ठीक है, फुट इनटू डोर टेक्निक यूज की जाती है। समझ में आ रहा है? कौन सी यूज की जाती है? फुट इन डोर टेक्निक यूज की जाती है। देखो, एक और समझो। डोर इन फेस टेक्निक भी है एक, इसी की बैन जैसी लगती है वो देखने में। डोर इन फेस टेक्निक भी यूज की जाती है। ठीक है, ये टेक्निक क्या होती है? बेसिकली पहले जो व्यक्ति होता है उसको एक बड़ा लक्ष्य दिया जाता है। ठीक है, एक बड़ी मांग रखी जाती है सामने। क्या रखी जाती है? एक
बड़ी मांग रखी जाती है, ठीक, बड़ी मांग रखी जाती है। और जब वो बोलता है कि नहीं नहीं इतना तो नहीं हो सकता, तो फिर उसे हम एक छोटा क्या रखते हैं, एक छोटी मांग रखते हैं। ये मान लो एक छोटी। देखो इस डोर इन फेस टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले एक बड़ी मांग रखी जाती है व्यक्ति के सामने, क्या तुम ये कर सकते हो? बोले नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा ये। तो फिर बोलते हैं अच्छा चलो तुम ये नहीं कर सकते, तुम यही कर लो, फिर छोटा ही कर लो। देखो जैसे मान लो अपन की शॉप पे गए, हमने जीन्स खरीदने गए, तो जीन्स वाले से पूछेंगे कितने का जीन्स, तो वो बोलेगा कि ये 2000 का है। तो अब उसने पैसे बहुत ज़्यादा मांग लिए, मतलब पहले उसने एक बड़ी मांग रख दी कि 2000 का जीन्स है। अपन बोलेंगे कुछ कम कर लो भाई, तो बोलेगा नहीं कुछ कम नहीं होगा। फिर अपन उस शॉप से जब जाने लगेंगे बाहर, तो बोलेगा कि 1500 में ले जाओ, फिर बोलेगा 1000 में ले जाओ, फिर बोले 900 में ले जाओ। फिर अपन बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो 600 में ले जाएंगे। तो फिर ये छोटी मांग को भी क्या कर देता है, पूरा कर देता है। लेकिन उसको इसमें भी फायदा होता है। ये टेक्निक है बेसिकली, डोर इन फेस टेक्निक में क्या होता है, पहले बड़ी मांग रखी जाती है और जब बड़ी मांग पूरी नहीं होती तब एक छोटी मांग रखी जाती है, तो वो 600 में ही पेंट ले आते हैं। लेकिन कस्टमर को तो इसमें भी फायदा नहीं है, शॉप वाले को है इसमें फायदा, ठीक है। एक और होता है कॉन्सेप्ट, तीसरी भी क्या है, एक और बताता हूँ। तीसरा क्या है समझेंगे अच्छे से। एक क्या होता है, ये होता है लो बॉलिंग, दिख रहा है आपको, लो बॉलिंग। देखो लो बॉलिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो आज ये लो बॉलिंग क्या होता है। लो बॉलिंग क्या होता है कि यदि मान लो आप कुछ खरीदने जा रहे हो, तो आपको अगर मान लो आप खरीदने जा रहे हो और आपने आपको फाइनेंस करनी है वो चीज़, तो आपको बहुत ही कम शर्तों और नियम कानूनों में वो चीज़ बताई जाएगी, ठीक है, कि नहीं सर आप खरीद लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इतना डाउन पेमेंट करना है और इतनी किस्तें बनेंगी, ये वो ऐसा वैसा रहेगा। तो बहुत ही कम किस्तों या फिर बहुत ही कम नियम कानून बता के आपको वो चीज़ खरीदवा दी जाती है। और जब आप चीज़ खरीद लेते हो, आपकी रुचि बनने लगती है उसको खरीदने के लिए, या फिर अपन खरीद लेते हो, तब उसकी समस्त शर्तों को बताया जाता है, जिसे बोलते हैं लो बॉलिंग। लो बॉलिंग क्या होती है बेसिकली कि विषय को बहुत ही कम नियम व शर्तों में बताया जाता है, लेकिन जब व्यक्ति उसमें अपनी रुचि प्रकट करने लगता है तब हम उसे उसकी वास्तविक नियम और शर्त बताते हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, या व्यक्ति खरीद लेता है और व्यक्ति फंस जाता है, इसे बोलते हैं लो बॉलिंग, ठीक है। ये हो क्या एक। और आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक का नाम है बी। ये एक मनोवैज्ञानिक है, बी सियाल्डनी, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट बी सियाल्डनी, इनका पूरा नाम है, इतना लंबा सा ये रॉबर्ट बी सियाल्डनी। रॉबर्ट बी सियाल्डनी ने 6 मूलभूत क्या बताई, टेक्निक बताई प्रबोधक संप्रेषण करने की। क्या बताई, रॉबर्ट बी सियाल्डनी ने 6 मूलभूत तकनीक बताई प्रबोधक संप्रेषण करने की। हम समझेंगे क्या होती है। देखो पहली क्या होगी, पहली होगी संकल्प, ला ऐसे बनेगा, संकल्प व संगतता, ये टेक्निक है पहली। संकल्प और संगतता होती क्या है, संकल्प और संगतता बेसिकली यही होती है कि हम किसी का प्रबोधक संप्रेषण इस तरह से कर दें या इस तरह से हो रहा हो उसका कि वो एक ही ब्रांड की चीज़ों को अपनाए। जैसे मान ले, ऐसे बोल सकते हैं कि राजू तो सिर्फ नाइकी के जूते पहनता है, और एड में भी वो यही दिखाते हैं, ऐसे नाइकी का ब्रांड आएगा तो देखो रोहन सिर्फ नाइकी के जूते पहनता है, नाइकी का टी शर्ट पहनता है, लोअर पहनता है। तो कोई बच्चा होगा, तो बच्चा क्या होगा, एक तो संकल्प कर लिया उसने कि मुझे यही पहनना है, और उससे क्या हो गया, संगत हो गया। तो संकल्प और संगतता बेसिकली टेलीविजन वाले इस्तेमाल करते हैं,
और संकल्प और संगतता से क्या होता है, प्रबोधक संप्रेषण होता है। ठीक होता है। लास्ट नहीं, सेकंड। ठीक, गलती से क्या बोल देते हैं, सेकंड क्या है, सामाजिक मान्यता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक मान्यता। देखो रॉबर्ट बी सियाल्डनी ने बताया कि सामाजिक मान्यता भी एक टेक्निक है जिससे व्यक्ति का खुद ब खुद क्या हो जाता है, प्रबोधक संप्रेषण हो जाता है। बताया क्या बताया कि देखो समाज में जो कुछ भी माना जा रहा है ना, व्यक्ति भी उनको स्वतः ही मान लेता है, वो दिमाग नहीं लगाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मान लो, जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और उन शादियों में हमारे यहाँ खाना खिलाया जाता है। शाही भोज, जो शादी का भोज है, वो अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति के पास उतने संसाधन नहीं है कि वो उसको करे, फिर भी एक बाप अपनी बेटी के लिए कर्ज लेकर वह भोज का प्रबंध करता है। ठीक है, तो जो शादी में जो भोज दिया जाता है वो बेसिकली क्या है, एक सामाजिक मान्यता है कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, और नहीं है तो तुम क्या है, तुम सामाजिक नहीं हो, तुम असामाजिक हो, है असामाजिक है। तो इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति का प्रबोधक संप्रेषण हो जाता है। ऊपर जगह नहीं है तो लिख देता हूं, एक और समझेंगे। तीसरा है प्राधिकारी। देखो प्राधिकारी है, यदि मान लो किसी व्यक्ति किसी मनोवृत्ति को चेंज करना है, किसी व्यक्ति का प्रबोधक संप्रेषण करना है, तो हम उस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति को लेके आएंगे। जैसे मान लो हम लोगों को भाले गाइड करना है, जो भाला होता है ना, भाले गाइड करना है, तो हम जो हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा को लेके आएंगे और वो क्या करेंगे, उस भाले का ऐड कर देंगे कि इस स्पोर्ट का भाला अच्छा आता है, कि मतलब इस कंपनी का भाला अच्छा आता है। देखो ये अपन सनी देओल साहब से नहीं करवाएंगे, भले ही वो उस भाले को अच्छा फेंक सकते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा साहब इस भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड लेके आए हैं। एक विशेष क्षेत्र के व्यक्ति हैं, विशेष क्षेत्र क्या है, प्राधिकारी हैं, इसलिए हम ऐड किससे करवाएंगे, नीरज चोपड़ा साहब से करवाएंगे। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, जब ऐड इससे होगा तो लोग इसी को खरीदेंगे और लोगों को अपने आप क्या हो जाएगा, प्रबोधक संप्रेषण हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के विचारों से लोगों के विचार बदलेंगे कि नहीं हमें तो इसी कंपनी का भाला चाहिए। आ रहा समझ में, एक जो सकता है। देखो एक और देखो फोर्थ नंबर का देखो, ये लिखा है अप्राप्यता। अप्राप्यता क्या होती है कि मान लो जैसे आपकी शॉप पर गए तो शॉप वाला आपको समय का अभाव और वस्तु का अभाव दिखा के बोलेगा कि आप जल्दी जल्दी ले लो वरना मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। या फिर सामान, मैडम जी लास्ट पीस बचा है, आप इसको ले लो वरना आप इसको नहीं लोगे तो ये भी अभी बिक जाएगा। तो हम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से उस दुकानदार ने आपका क्या कर दिया, प्रबोधक संप्रेषण कर दिया। उसने अपने विचार आपके ऊपर थोप दिए और आपको पता भी नहीं चला। उसने आपको समय का अभाव दिखाया, उसने आपको वस्तु का अभाव दिखाया और जल्दबाजी में आपको वो प्रोडक्ट पकड़ा दिया, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी हो। ठीक है, एक जी हो सकता है। तो अब तक समझ में आया। इसके बाद और देखें, ठीक है, देखो इसका समझो, पश्चगाग्र विधि। पांचवा क्या हो जाएगा, पश्चगाग्र विधि। ये समझो। देखो पश्चगाग्र विधि क्या होती है कि मान लो, देखो व्यक्ति जब कुछ भी खरीदता है तो उसे ना कुछ रिटर्न पाने का बड़ा शौक रहता है। यदि मान लो उसने कुछ खरीदा तो वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। एक तुम्हारे पैसा तो मैंने दिया ही है, जो तुम्हारी चीज़ तो खरीदी है, उस पर कुछ और छूट मिल जाए, उसे कहते हैं कैशबैक। ठीक है, तो व्यक्ति को कैशबैक पाने की बड़ी लालसा रहती है। तो ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो हमारी कंपनियां हैं जो स्टेट की, वो क्या करती हैं, कैशबैक देती हैं। जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा और उस पर आपको 70% कैशबैक मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली वही सामान खरीदोगे। उस कंपनी ने आपका प्रबोधक संप्रेषण कर दिया, उस कंपनी ने अपने विचार आपके ऊपर थोप दिए। क्यों, कैशबैक के जरिए।
चाहे उस कंपनी के प्रोडक्ट में क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, सिर्फ कैशबैक के जरिए कर दिया। देखो पशकार विधि क्या होती है, कुछ ना कुछ पाने की लालसा। जब व्यक्ति में कुछ ना कुछ पाने की लालसा होती है तब व्यक्ति उसी वस्तु को खरीदता है जिस पे क्या मिलता है, पशकार मिलता है, ठीक है, रिटर्न मिलता है। तो कंपनी क्या करती है, प्रबोध संप्रेषण का यूज करके आपका मनोवृत्ति बिल्कुल चेंज कर डालती है। लास्ट पढ़ लेंगे एक और, इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा और आपका मनोवृत्ति भी एंड हो जाएगा। देखो लास्ट छठवां क्या होता है, एंकरिंग। मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, एंकरिंग क्या होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसने कह दिया कि इस क्वालिटी का जो कैमरा है वो अच्छा आता है। बस वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसने कह दिया और आपने सिर्फ संज्ञानात्मक स्तर पे जान के वो कैमरा ले आए। आपने सोचा नहीं कुछ भी ज़्यादा, आपने बस नॉलेज ली उससे और ले आए, ठीक है। अब वो सही है या गलत है आपको पता नहीं है, आप देखें कि वो तो गलत है। तो इसे बोलते हैं एंकरिंग। एंकरिंग बहुत बड़े बड़े लोगों से करवाई जाती है। जब मान लो जब भी कोई बहुत बड़ा होता है, एक समारोह होता है, जैसे मान लो कोई टीलॉजी खोल रहा है, तो वो मान लो MBA चाय वाले को, जो अभी एक लड़का है यूट्यूबर है, तो उसको बुला लिया उसने, तो उसकी चाय की क्या होगी, एंकरिंग होगी बहुत ज़्यादा। अब वो टीलॉजी वाला चाय कैसी भी बनाए, घटिया बनाए अच्छी बनाए, लोग पीने तो वहीं जाएंगे क्योंकि वो MBA चाय वाला वहाँ पर आया था, पीने जाएंगे। तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, प्रबोधक संप्रेषण हो सकता है, ठीक है बॉस। तो इधर इसका कपड़ा कहाँ चला गया, ये रहा। हाँ तो देखो अब बात समझना है मुद्दे की। हमने अभी प्रबोध संप्रेषण पूरा पढ़ लिया और हमने मनोवृत्ति भी लगभग पूरा पढ़ लिया। मनोवृत्ति के बहुत सारे अंतर रह गए, जैसे मनोवृत्ति और मूल्य में अंतर, मनोवृत्ति और विचार में अंतर, विश्वास में अंतर। तो ये अंतर हम लोग चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मूल्य, विश्वास, मत, विचार, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसलिए अपन इनको अभी नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी मनोवृत्ति का चैप्टर एंड हो गया और प्रबोध संप्रेषण भी एंड हो गया। कल हम शायद पूर्वाग्रह के आसपास पढ़ेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग देखते रहो वीडियो, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।